हाँ तो बेटा आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट में जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन हमने सॉल्व किया था केवल हाफ सेल के लिए। आज हम कंप्लीट सेल के लिए नस्ट इक्वेशन करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है यहाँ से लगभग आता ही है अगर न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो हम नस्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। नस्ट इक्वेशन बेसिकली हमें क्या बता रहा था, लास्ट में एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। नस्ट इक्वेशन हमें रिलेशनशिप कैलकुलेट करा रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसके रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहा था कौन, नस्ट इक्वेशंस। और वो जो नस्ट इक्वेशन थी हमने केवल लास्ट में हाफ सेल के लिए कंप्लीट की थी। आज हम पूरे कंप्लीट सेल पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट सेल का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस नस्ट इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे मैं एक रिएक्शन लेके चल रहा हूँ कंप्लीट सेल के लिए। लेट फॉर ए डेनियल सेल की जो कंप्लीट हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन थी वो क्या थी बेटा, जेड एन सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव, यहाँ एक्वस था। ठीक है, तो यहाँ मैं ऑब्लिक लगा रहा हूँ, सॉरी क्या लगा रहा हूँ यहाँ, ऑब्लिक। इसके बाद में यहाँ डबल ऑब्लिक लगाया है मैंने। यहाँ था हमारे पास Zn2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में है एक्वस और प्लस में था प्लस में नया ऑब्लिक लगा रहा हूँ मैं, ये था यहाँ पर Cu सॉलिड। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल था डेनियल सेल। इस सेल पर मैंने नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है और ये पता होगा ये जो डेनियल सेल जो है कंप्लीट सेल है। ठीक है, अब इस सेल की अगर मैं रिएक्शन देखूं, ये तो गिवन सेल है आपके पास। ठीक है, इस सेल पर आपने नस्ट इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और ये गिवन सेल जो है वो भी कंप्लीट सेल है, दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन है। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देखूं, ये तो सेल है। अब इसकी रिएक्शन में निकाल के देखूं, नाउ द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ above given cell इज, कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन बनेगी बेटा बताइए। यहाँ देखिए Zn से कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, Zn से कन्वर्जन हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, और जो Cu2 पॉजिटिव है इट विल कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। मीन्स जो जिंक से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्जन मीन्स यहाँ जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है, ऐसा ही तो है। और जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। मीन्स ये पार्ट तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया, बिकॉज हियर जिंक आर रिमूविंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, मीन्स ये रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसकी मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बनाऊं तो कौन सी बनेगी बेटा, ये हो गई हमारी Zn सॉलिड। अब वो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ तो मैंने ऑब्लिक लगाए थे, ऑब्लिक जो है ये तो सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑब्लिक है बेटा। अब मैं इसमें रिएक्शन बना रहा हूँ इसकी, तो रिएक्शन देखो Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, ध्यान रखना आयनिक फॉर्म जो होगा वो कहाँ बनेगा, हमेशा वाटर के अंदर, मतलब एक्वस हो गया। ठीक है, इसके बाद में Zn से कन्वर्जन किस में हो, Zn2 पॉजिटिव वो आयन है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्जन हो गया तो एक्वस दिखा दिया प्लस में। दूसरा पार्ट क्या रहेगा यहाँ पर, Cu सॉलिड। ठीक है, इस सेल को हम लास्ट में भी कर चुके हैं, लास्ट में भी समझ चुके हैं। अब मैंने इस सेल की, जो ये हमारे पास सेल था, इसकी रेडॉक्स रिएक्शन तो हो गई ये, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो गई ये। अब इस पर
इस इक्वेशन से मैंने क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। और वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस ई सेल कैलकुलेट करना है। मैंने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ई सेल। ये कंप्लीट सेल हो गया। अब इस कंप्लीट सेल का ई सेल कैलकुलेट करना है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। और वो भी किसके लिए, फॉर कंप्लीट रिएक्शंस, मतलब इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए जो गिवन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर मैं इसका ई सेल कैलकुलेट करूं तो ई सेल कैलकुलेट में किसका यूज करके निकालूंगा, यहां से ईएमएफ का। ईएमएफ का डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, नाउ ई सेल ऑफ अबव रिएक्शन कैन बी calculated by EMF। और EMF हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, E cell equals to E cathode माइनस E एनोड। यही तो था EMF निकालने का फॉर्मूला, विच इज E कैथोड माइनस E एनोड। और यहाँ पर इस रिएक्शन में कैथोड कौन सा वाला पार्ट है बताइए बेटा, कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। देखिए जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक टू पॉजिटिव में, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है यहाँ जिंक वाला पार्ट। तो ये तो हमारे पास, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कहाँ होता है, एनोड पे। तो ये तो हमारे पास एनोड वाला पार्ट हो गया। ठीक है बेटा। और दूसरा जो कॉपर टू पॉजिटिव है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। मतलब कॉपर टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिसीविंग हो रहे हैं, रिसीविंग कहाँ होते हैं, कैथोड पे। तो ये वाला पार्ट कहाँ हो जाएगा आपका, कैथोड पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर ई कैथोड माइनस ई एनोड है, और कैथोड पर कौन सा रहेगा आपका, Cu2 पॉजिटिव। तो मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूँ। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ई सेल इक्वल्स टू, इस रिएक्शन के लिए कैथोड कौन सा है, Cu2 पॉजिटिव टू Cu सॉलिड, ऐसे ही तो है। ई कैथोड को ना लिख करके मैं लिख रहा हूँ Cu2 पॉजिटिव टू Cu सॉलिड। ई कैथोड, कैथोड को मैंने वो पार्ट लिखा, कैथोड पर कौन सा पार्ट आपका इन्वॉल्व हो रहा है इस रिएक्शन का, वो कौन सा है, कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर सॉलिड। अब ई एनोड कौन सा है, माइनस। एनोड हमारा दूसरा पार्ट हो गया, कौन सा था, ये वाला जिंक वाला। यहाँ हो जाएगा आपका Zn2 पॉजिटिव टू Zn सॉलिड। ठीक है, वैसे तो रिएक्शन पे जिंक यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहा है, बट ध्यान रखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कैलकुलेट कराते हो आप, तो उस दौरान आपका रिडक्शन पार्ट यूज होता है। तो रिडक्शन कैथोड पर तो डायरेक्ट हो रहा है भाई, कि कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड। बट जो जिंक है यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहा है, बट हमें ध्यान रखना है जो नस्ट इक्वेशन अप्लाई होती है केवल रिडक्शन रिएक्शन के लिए अप्लाई होती है। मतलब यहाँ ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो दोनों का हमें कैथोड का और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। रिडक्शन यहाँ पर कॉपर तो ऑलरेडी रिडक्शन कर रहा था, बट यह जिंक यहाँ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कर रहा था, बट मैंने यहाँ रिटर्न करना है रिडक्शन, बिकॉज नस्ट इक्वेशन इज अप्लाइड ओनली फॉर रिडक्शन रिएक्शंस। मेरी बात क्लियर हो गई होगी, बिकॉज इसलिए हम यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन ही लिख रहे हैं, जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक सॉलिड। मेरी बात क्लियर हो गई भाई। इसको मैं मान के चल रहा हूं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब मैंने ये हमारे पास एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट कैथोड का है, और ये वाला पार्ट ये किसका है बेटा, ये एनोड का है। ये दोनों पार्ट चाहिए हमें, और डायरेक्ट पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ही तो है। तो देखिए मैं नोट्स का हेल्प लेता हूं ताकि हमारी वीडियो काफी इतनी ज्यादा लेंथी ना बने। तो ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो देखिए बेटा, यहां तक हम कर रहे थे
ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ तक बिल्कुल लास्ट में किया है हमने। अब हम निकालने जा रहे हैं ई, अब पहले मैं ये निकालने जा रहा हूँ ई Cu2 पॉजिटिव टू Cu सॉलिड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर वाला हाफ सेल कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। तो ये बनेगा आपका ई नॉट, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा बेटा। इसके लिए रिएक्शन में बनाऊं तो रिएक्शन तो ये बनेगी इसकी Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड, ये तो इसकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, जो हमारी ऊपर वाली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में से इसमें से मैं इस कॉपर वाले पार्ट की, इसकी रिएक्शन मैंने हाफ रिएक्शन ये लिख ली। अब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, वो किससे निकालूंगा बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन से। क्लियर मेरी बात। तो देखो ई Cu2 पॉजिटिव टू Cu सॉलिड इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग ऑफ, ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये हम पहले कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हमने इस हाफ सेल के लिए वो ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया नेक्स्ट इक्वेशन का। क्लियर मेरी बात। तो यहाँ पर हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, सेल हमारा कौन सा है Cu2 पॉजिटिव टू Cu सॉलिड माइनस 2.303 RT, लास्ट में नेक्स्ट इक्वेशन ध्यान आ गई होगी आपको, अपॉन में 2F, एन की वैल्यू यहाँ 2 ले रखी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है वो रिडक्शन तो कर रहा है, बट कितने इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, मीन्स यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 2। एफ ले लिए, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा कौन सा पार्ट है यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव, और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड, Cu यहाँ आ जाएगा सॉलिड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अब ये हमारे पास प्योर कॉपर है, और प्योर कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है, पता होगा आपको। तो ये वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 1। ठीक है, तो चलो इसको मैं पहले 1 इक्वेशन सेकंड, ये तो हमारी पहली इक्वेशन थी, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड, मतलब ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ये निकल गई आपकी बाय द यूज ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। अब ये नेक्स्ट इक्वेशन में जिंक वाले पार्ट के लिए यूज करूं। सिमिलरली अब मैंने एक तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूं। इसकी वैल्यू के लिए मैंने रिएक्शन लिख ली, मैंने वैसे कॉपर की जगह केवल क्या लिख लिया, जिंक लिख लिया। Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया जिंक सॉलिड, और बिल्कुल वहां कॉपर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, जिंक यूज कर लूंगा। तो ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn सॉलिड इक्वल्स टू ई नॉट सेल, सेल वही है जो हम यूज कर रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव Zn सॉलिड माइनस 2.303 RT अपॉन में 2F। 2 यहाँ भी n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस हो रहा है, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरी बात होगा, इसको मैंने मान ली इक्वेशन थर्ड। अब जो ये आपकी इक्वेशन सेकंड, मतलब ये वाली वैल्यू निकाल ली हमने, और इक्वेशन थर्ड मतलब ये वाली वैल्यू निकाल ली। अब इनको मैं आगे कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं, अब इन दोनों इक्वेशंस को 2 और थर्ड को, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं। ठीक है, देखो नोट्स का जो यूज है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि टाइम की सेविंग हो सके। ठीक है, और वीडियो इतनी लेंथी ना बने, इसलिए हमने पहले ही रिटर्न कर रखा है। तो वो जो इक्वेशन हमारी कैथोड ई एनोड की वैल्यू में रख दिया है। ठीक है, यूज इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड वाले पार्ट में ये लिख दिया ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu सॉलिड, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन में 2F लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्योर कॉपर अपॉन में कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन माइनस, ये क्या थोड़ी हो गया, वैसे ही जिंक वाले पार्ट को माइनस में रख लिया मैंने। ठीक है बेटा, इसके बाद में देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ अगले स्टेप में, मैं यहाँ ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ का और ये वाला पार्ट, इनको एक साथ लेके आ गया। तो इसके ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक में Cu सॉलिड माइनस में ये कौन सा आ जाएगा, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn सॉलिड, ये आगे दोनों पार्ट ले लिए। और अब ये कौन सा पार्ट बच गया, एक तो हमारा ये वाला पार्ट बच गया यहाँ से, और यहाँ से ये वाला पार्ट बच गया। और वैसे ये एक्चुअल में किस में है, माइनस में आया। तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से क्या जो कॉमन आया हुआ है वो कॉमन हम बाहर ले लेते हैं। कौन सा कॉमन आया है, वो कौन सी वैल्यूज कॉमन है यहाँ पर, 2.303 RT अपॉन में 2F, ये वाली वैल्यू कॉमन है। तो क्या बच जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर, क्या बच जाएगा, लॉग ऑफ
सी यू अपॉन में सी यू टू पॉजिटिव, ये वैल्यू तो प्लस में लेनी है, और माइनस में जो हमारे पास जेड वाली वैल्यू है इसको माइनस में ले लेना है बेटा, ठीक है। यहाँ बेटा इन दोनों में से मैंने एक तो ये वैल्यू बच रही थी हमारी, एक ये बच रही थी, इनमें से ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा था, तो इसमें कॉमन लेने के बाद में देखो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में तो क्या होगा, अब ये माइनस में लिया था हमने कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका log ऑफ जेड एन अपॉन में जेड एन टू पॉजिटिव प्लस में log ऑफ सी यू की कंसंट्रेशन अपॉन में सी यू आयनिक फॉर्म में ले लिया, ठीक है। बड़ा क्लियर बात नहीं है यहाँ। अब देखिए आगे क्या करना है हमने, ये वाला पार्ट तो एक साथ रिटर्न ही कर लिया मैंने, ये आ गया माइनस के 2.303 RT अपॉन में 2F लिख लिया। अब log A माइनस log B यूज कर लिया यहाँ, तो log A माइनस log B फॉर्मूला जो होगा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इट विल इक्वल्स टू log ऑफ A अपॉन B। तो A हमारे पास ये वाला पार्ट है, सी यू अपॉन में सी यू टू पॉजिटिव, इसके अपॉन में क्या लेना, जेड एन अपॉन में जेड एन टू पॉजिटिव, ठीक है। फिर मैं आगे यही पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा जेड एन टू पॉजिटिव और नीचे क्या आ जाएगा जेड एन, वो लिख लिया ऊपर, और इधर वाली वैल्यू सेम है, ठीक है बेटा। इसके बाद में ये वाली जो हमें पता है प्योर कॉपर और प्योर जिंक, इनकी कंसंट्रेशन जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको क्या लिया जाता है, यूनिटी 1 लिया जाता है। तो ये तो दोनों वैल्यू हो गई हमारी 1, ठीक है, जो कि लॉग में है। अब बची कौन सी वैल्यू, लॉग ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन में सी यू टू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू लिख रखी है यहाँ लॉग ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन में सी यू टू पॉजिटिव, और इधर वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज रख ली। क्या रख ली बेटा, एज इट इज। ये वाला हमारे पास ऑलरेडी कॉमन लिया था, ये वाला पार्ट तो वो है। इसके अलावा यहाँ ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव माइनस ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन में जेड एन, ये जो वैल्यू है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, ई नॉट सेल लिख सकता हूँ भाई, क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट सेल। तो इस वैल्यू को मैंने लिख लिया यहाँ ई नॉट सेल, और सारी वैल्यूज हमने इधर वाली अभी बताई दी है मैंने। तो यहाँ आ जाएगा लास्ट में ये ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। अब जो ये 2.303 ऑलरेडी था, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की कर देंगे, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया। आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 और टी की वैल्यू 298, एफ की वैल्यू 96,500 कूलम, और लॉग में क्या है जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन में सी यू टू पॉजिटिव। तो ये वैल्यू जो है लास्ट में निकल के आएगी कितनी, ये आ जाएगी ई नॉट सेल काट पीट के जो ये वैल्यू है ये आएगी आपकी 0.059 अपॉन में 2, 0.059 अपॉन में 2, और लॉग में क्या आ जाएगा जेड एन टू पॉजिटिव टू सी यू टू पॉजिटिव। तो इस तरह से हम कंप्लीट सेल पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आई बेटा? तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सेम था, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया था। ई सेल जो अगर हमें निकालना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड कौन सा पार्ट है यहाँ कॉपर वाला, और एनोड कौन सा वाला है जिंक वाला पार्ट है। अब दोनों की वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे, कॉपर वाले की और जिंक वाले पार्ट की। तो पहले मैं इन दोनों की देखिए यहाँ ठीक है, पहले मैं कॉपर वाली वैल्यू निकाल के चल रहा हूँ। कॉपर की पहले मैंने रिएक्शन रिटर्न कर ली, Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड। अब इसमें मैं नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूँ तो Cu2 पॉजिटिव Cu सॉलिड इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, N क्या है यहाँ पर 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वैसे ही कॉपर के साथ में मैं जिंक की वैल्यू भी इसी तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, जिंक की रिएक्शन जो लिखी हुई है, जिंक के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन सॉलिड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव। बिल्कुल सेम ऊपर जैसी वैल्यू आ गई, और दोनों वैल्यूज को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे रखने के बाद में मैंने क्या किया है, ये जो दोनों वैल्यूज थी हमारी, एक तो ये वाली वैल्यू ई नॉट वाली वैल्यू, ई नॉट वाली वैल्यू जो थी, इन दोनों को मैंने क्या ले लिया बेटा, जैसे यहाँ रखने के बाद में ई नॉट वाली वैल्यू एक साथ ले ली मैंने। तो ये हो गया ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव
अपॉन में सी यू सॉलिड माइनस ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव टू जेड एन सॉलिड, दो वैल्यू आ गई। अब माइनस में मैं क्या ले लिया, माइनस में हमने इसमें से ये कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, -2.303 RT अपॉन में 2F, -2.303 RT अपॉन में 2F, दोनों कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो अंदर बच जाएगा माइनस के लॉग ऑफ जेड एन अपॉन में जेड एन टू पॉजिटिव प्लस में लॉग ऑफ सी यू अपॉन में सी यू टू पॉजिटिव। तो लॉग ए माइनस लॉग बी लग जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा लॉग ए तो ये वाली वैल्यू है, माइनस में लॉग बी, तो ये आता होता है लॉग ए अपॉन बी। ए मतलब सी यू अपॉन में सी यू टू पॉजिटिव, और बी अपॉन बी क्या है, जेड एन अपॉन में जेड एन टू पॉजिटिव। ठीक है, और इधर वाली वैल्यू जो थी, ये जो एक साथ लिखी थी, ये किसके बराबर लिख सकते हैं हम, ई नॉट सेल के बराबर लिख सकते हैं। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा, ई नॉट सेल। जो ये वाली वैल्यू है, जो जिनको हम नॉट वाली वैल्यूज है, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड इट इक्वल्स टू ई नॉट सेल बाय द यूज ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये जो वैल्यू थी हमारी यहाँ पर माइनस के 2.30 थी, अब RT अपॉन में 2F ये एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पर जो क्या है, मैंने लॉग ए अपॉन लॉग बी लगाया था, तो अब ये जेड ये सी यू अपॉन में सी यू टू पॉजिटिव, ये इसके नीचे है जेड एन अपॉन में जेड एन टू पॉजिटिव। अगर जेड एन टू पॉजिटिव अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो जेड एन टू पॉजिटिव ऊपर और जेड एन नीचे आ जाएगा, ये रख लिया। अब इन दोनों की ये तो हमारे पास प्योर मेटल है, प्योर मेटल की मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, हमेशा यूनिटी। अब क्या रह गया है लॉग में जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन में सी यू टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। यहाँ हमारे पास ई नॉट सेल आ गया था, जब ई नॉट सेल कैसे लिखा था हमने, ई कैथोड माइनस ई एनोड से। ठीक है बेटा, इसके अलावा क्या रख लिया मैंने, इसके अलावा अब हमने क्या कर लिया, ये आ गया हमारा लास्ट में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में 2F लॉग ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन में सी यू टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब मैंने क्या कर लिया है, RT और F इनकी वैल्यूज पुट कर ली। R की वैल्यू कितनी होगी, R क्या होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T की वैल्यू क्या होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज 298 केल्विन, और F क्या होता है 96500 केल्विन के बराबर, कूलम के बराबर सॉरी। और यहाँ लॉग जो है वो वैल्यूज मैंने एज इट इज रख दिया। तो ये जो वैल्यूज है इनको काट पीट के आएगी वैल्यू 0. ये आएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2 लॉग ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव टू जेड एन सॉलिड आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आपकी लास्ट में निकल के आ जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड सेल पोटेंशियल फॉर कंप्लीट डैनियल सेल। ठीक है, वैसे ही अब ध्यान रखना है हमें, आपको एक बार ध्यान रखना, जैसे आपका निकल के आया सी यू से सॉरी जेड एन से, चलो इधर से कर रहा हूं मैं, हमारा जो रिएक्शन थी लास्ट में कौन सी थी बेटा, जेड एन सॉलिड प्लस में सी यू टू पॉजिटिव एक्वस, ध्यान से पढ़ना है बेटा। चलो मैं मार्कर्स का यूज करता हूं, जेड एन सॉलिड प्लस में सी यू टू पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, ये इधर आएगा आपका जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस प्लस में सी यू सॉलिड। ये रिएक्शन आपकी ये इस रिएक्शन के लिए ये एक हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन थी। और इस पर जब नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई की तो नेक्स्ट इक्वेशन निकल के आई ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन में 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो रहा है, यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ। अब ध्यान रखना है इस कंप्लीट सेल में जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट की हम कंसंट्रेशन ऊपर लेंगे, और ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है यहाँ पर, जिंक कर रहा है, और जिंक की कंसंट्रेशन हमारा क्या आएगी, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमारा जिंक है जैसे, तो यहाँ लेंगे हम Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन में आ जाएगी Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, मतलब ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन वाला तो आएगा नीचे ही, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो आएगा, रिडक्शन की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो आएगी ऊपर आएगी। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल यूज करूं, यहाँ दूसरा जो एग्जांपल है ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से एक और सेल दे रखा है आपको, ये दे रखा है Cu ऑब्लिक दे रखा है Cu2 पॉजिटिव एक्वस, यहाँ दे रखा है Ag पॉजिटिव एक्वस, और यहाँ दे रखा है Ag, ऐसा ही तो है।
अब आप ढूंढो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जो होगा उसकी कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ ऊपर आ रही थी जिंक वाले की, वैसे ही इसमें से ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढ लीजिए आप। तो यहाँ Cu से Cu2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव टू Ag, तो यहाँ पर जो E सेल होगा इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर है रे Cu से Cu2 पॉजिटिव, मतलब 2 आएगा यहाँ। अब यहाँ की बात कर रहा हूं मैं लॉग ऑफ, अब ऊपर एक कंसंट्रेशन आएगी, मोलर कंसंट्रेशन एक बार ऊपर एक बार नीचे। मोलर कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन वाले पार्ट की आएगी ऊपर, और इसमें ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा है, कौन सा ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, कॉपर कर रहा है यहाँ इस सेल में, तो ऊपर आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। बेटा बात समझ में आ रही है? और नीचे आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ Ag2 पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव। वैसे रिएक्शन में जो Ag पॉजिटिव है, Ag क्या निकालता है, Ag हमारा रिएक्शन में यहाँ स्क्वायर आता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है Ag वाली, ये हमारी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस, चार्ज को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन में 2 आता है यहाँ, तो इसलिए हम Ag2 पॉजिटिव के ऊपर स्क्वायर में ले जाते हैं इस वैल्यू को। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही? बस अभी आपको ये समझना है कि जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन हमेशा आएगी ऊपर आएगी, और रिडक्शन वाले की हमेशा नीचे आएगी जब आप किसी भी कंप्लीट सेल पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे। यहाँ भी देख लो, वहां जिंक जो था वो ऑक्सीडेशन कर रहा था, तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन आई थी वो ऊपर ले रखी है, और नीचे हमारी रिडक्शन वाले पार्ट की ले रखी है। आपको ये बात कंप्लीट सेल के लिए ध्यान रखनी है। अगर हाफ सेल होता तो हाफ सेल जैसे कॉपर का होता, तो यहाँ अपॉन में 1 में कॉपर आता, केवल ऊपर 1 आता। कंप्लीट सेल में यहाँ ऊपर कौन सा पार्ट आएगा, जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। बेटा मेरी बात क्लियर हुई है आपको, नहीं हुई? तो कंप्लीट सेल का हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, कंप्लीट सेल के लिए हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई? देखो एक बार वो रिएक्शन देख लेते हैं। मैं बता रहा था ना Ag पर Ag पॉजिटिव का स्क्वायर दे रखा है इस रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी अगर मैं रिएक्शन बनाऊं Cu सॉलिड प्लस में 2Ag, ये रिएक्शन बनेगी यहाँ 2Ag पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2Ag। तो कहने का मतलब यह है कि जो Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव के मल्टीपल में 2 है, और मल्टीपल हमेशा कहाँ जाता है, स्क्वायर में चला जाता है, मोलर कंसंट्रेशन की स्क्वायर पावर में चले जाती है वैल्यू। ठीक है बेटा, तो कंसंट्रेशन एक तो हमारे पास ऑक्सीडेशन वाले पार्ट की, तो Cu2 पॉजिटिव तो आ गए यहाँ, और Ag पॉजिटिव आ जाएगा नीचे, और Ag पॉजिटिव के मल्टीपल में क्या है, 2 है, तो इस 2 को हम कहाँ ले जाएंगे, मोलर कंसंट्रेशन की पावर में। कोएफिशिएंट हमेशा पावर में जाता है। बात क्लियर हो गई, नहीं हुई बेटा? है उसी तरह से हम एक और जो टॉपिक है इसका, वो है हमारे पास आगे जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल वो एक ऐसा सेल होगा जिसमें आपको डिफरेंस मिलेगा तो केवल कंसंट्रेशन का मिलेगा। किसका मिलेगा बेटा? कंसंट्रेशन का। जैसे आप लास्ट में पढ़ भी रहे थे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे उसमें हम 2 अलग अलग बीकर ले रहे थे। जैसे जिंक सल्फेट, एक बीकर में जिंक सल्फेट था, दूसरे बीकर में जो राइट साइड में था कॉपर सल्फेट था। जिंक सल्फेट में जिंक रॉड थी, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड थी, और उनको आउटर सर्किट से कंप्लीट कर रहे थे, और बीच में क्या लगा रहे थे हम, सॉल्ट ब्रिज। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन सेल एक ऐसा सेल होगा जिसमें हमारे पास इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर, जिसमें दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो एक तो सेम रहेंगे। जैसे कि लेफ्ट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड है तो राइट साइड में भी आपको जिंक लेना पड़ेगा, ऑफ सेम टाइप, बट द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच दे हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब जैसे दोनों में हमने जिंक रॉड ले रखी है, अब जो सॉल्यूशन लेना है वहां दोनों के रेस्पेक्ट में जिंक सल्फेट, बट दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा। जैसे एक 1 मोलर का कंसंट्रेशन है तो दूसरा 2 मोलर 3 मोलर, मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस, तो वो हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन सेल। बात समझ में आ गई, नहीं आई?
जैसे लेट ए कॉपर आयन कंसंट्रेशन सेल इन विच कॉपर इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन टू डिफरेंट कंसंट्रेशन C1 एंड C2। मान के चलो कॉपर सल्फेट है दोनों साइड में, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में Cu से CuSO4 दिखा रखा है, इसको कंसंट्रेशन C1 मान लिया। यहाँ डबल ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, साल्ट ब्रिज। क्या होता है, साल्ट ब्रिज। इसमें इधर की साइड पहले कॉपर सल्फेट दिखा दिया और फिर ऑब्लिक लगा के क्या दिखा दिया, कॉपर। इसको मैंने मान लिया C2, कॉपर सल्फेट की ये C2 कंसंट्रेशन है, ये कॉपर सल्फेट की C1 कंसंट्रेशन है। अब मैं इन सच टाइप ऑफ केस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी कैंसल। अगर आपको कंसंट्रेशन सेल है, ध्यान रखना है कंसंट्रेशन सेल में आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ध्यान है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हम जान रहे थे कि जो हमारे पास ये E0 सेल की वैल्यू है ये हमेशा नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी कंसंट्रेशन सेल के लिए। तो अब हमारे पास ये सेल है, तो ध्यान रखना E सेल इक्वल टू E0 सेल, तो 0 हो ही जाएगा, बता रखा है इन सच टाइप ऑफ केस ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब E0 सेल नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा अगर वो कैंसिल हो गया, E सेल इक्वल टू RT अपॉन में 2F, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 क्यों ले रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस कितने का होगा, यहाँ 2 का होगा। 2F इंटू में ln C2 अपॉन में C1, ln को लॉग में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा मल्टीपल में 2.303 RT अपॉन में 2F log ऑफ C2 अपॉन में C1। यहाँ पर जो C2 है इसकी कंसंट्रेशन हमेशा C1 से ज्यादा होगी। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, कंसंट्रेशन सेल में E0 सेल 0 होता है, जिसको नेक्स्ट इक्वेशन में यूज किया जा रहा था। E सेल इक्वल टू E0 सेल जो था वो क्या हो गया, 0 हो गया, और बाकी का सेम आएगा RT अपॉन में NF ln C2 अपॉन में C1। C2 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पर जो C2 है एक्चुअल में C2 की कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा है। ये आपके कंसंट्रेशन सेल क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब जो अगला टॉपिक है हम अगली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो ध्यान रखना है कंसंट्रेशन सेल वो होगा जिसमें आपके पास आप दो बीकर ले रहे हो, दोनों बीकर में सेम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो और सेम इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनकी बेसिक जो है कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, तो दिस विल बी कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें इस यूनिट में आपका एक दिन का वीडियो हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही, सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। जहां तक मेरा आइडिया है सब कुछ कंप्लीट हो जाना है, और इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना है बेटा, अब तक का जो वर्क है ये कंप्लीट करना है। अगर किसी को कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर पर आप डाल सकते हो, ताकि मैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय।